सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ड्राई वर्सेस वेट के बारे में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। प्रोसेस वेयर रॉ मटेरियल्स आर ग्राउंड मिक्स फीड टू रोटरी किल इन ए ड्राई स्टेट, इसे बोला जाता है ड्राई प्रोसेस। तो सबसे पहले समझेंगे हम ड्राई प्रोसेस क्या होती है। इसके अंदर क्या होता है, मिक्सिंग रॉ मटेरियल मिक्सड इनटू ड्राई स्टेट और ब्लेंडर्स विच इज आउटपुट फ्रॉम द कार्ड किल फीड। फ्यूल कंजम्पशन लो होता है ड्राई प्रोसेस के अंदर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस होता है, कैपिटल कॉस्ट हाई होती है ड्यू टू ब्लेंडर्स, किल साइज स्मॉलर होती है, मिक्सिंग जो क्वालिटी है वो डिफ़िकल्ट होती है, लेस होमोजीनियस मटेरियल है, एंड ग्राइंडिंग कॉस्ट जो होती है वो हाई होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बेड प्रोसेस के बारे में। जो इसकी मिक्सिंग होती है रॉ मटेरियल में मिक्सड इन बास मिल विथ 35 to 50% ऑफ बटर होता है। आउटपुट फ्रॉम मिल की बात करें तो इसको स्लरी या फ्लोएबल बोलता है। अब बात करते हैं फ्यूल कंजम्पशन जो होता है इसके अंदर वो हाई होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो हाई होता है, कैपिटल कॉस्ट होता है कंपेरेटिवली लेस होता है, किल साइज जो होता है बिगर होता है, मिक्सिंग क्वालिटी होती है वो इजी या बेटर होमोजीनियस मटेरियल होता है, जो ग्राइंडिंग होती है वो लो होती है। अब बात करते हैं ड्राई प्रोसेस के बारे में। नो वाटर, नो फ्यूल और डिफ़िकल्ट मिक्सिंग होती है। बेड की बात करते हैं विद वाटर, बेटर मिक्सिंग और हाई फ्यूल होता है। अब क्वेश्चन किस चीज़ पे फोकस करता है, ड्राई स्टेट या ड्राई प्रोसेस पे। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वालिटी ऑफ वाटर गवर्न स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट आता है क्वांटिटी ऑफ वाटर डिपेंड ऑन द ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट एंड कॉम्पैक्शन। 10% एक्स्ट्रा वाटर रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ बाय 15%। तो इसमें सारे ही सही होंगे। क्वालिटी ऑफ वाटर गवर्न स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिपेंड ऑन ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट एंड कॉम्पैक्शन, 10% एक्सेस वाटर रिड्यूस स्ट्रेंथ बाय 15। तो अब बात कर रहे हैं रोल ऑफ वाटर इन कंक्रीट के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अफेक्टेड किस चीज़ को अफेक्ट करता है, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करता है। इसके बाद आता है वाटर सीमेंट रेशियो। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट होता है। इस इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ, अगर लो रेशियो होगा तो हाई स्ट्रेंथ होगा एंड ड्यूरेबिलिटी होगा, अगर हायर रेशियो होगा तो लो स्ट्रेंथ होगा। तो इसका क्या रिलेशन निकलेगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ होता है। वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ होता है। सो एडिशनल इफेक्ट क्या होगा, अगर लोअर रेशियो है तो बेटर बॉन्ड होगा एग्रीगेट प्लस सीमेंट प्लस सैंड का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट। ये डिपेंड करता है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट मेथड्स ऑफ कॉम्पैक्शन। इफेक्ट ऑफ एक्सेस वाटर की बात करें तो 10% एक्सेस स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है बाई 15%, 30% एक्सेस होता है तो स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है बाई 50%। सो फाइनल अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो क्वालिटी ऑफ वाटर अफेक्टेड द स्ट्रेंथ, quality depends on the grading and compaction, excessive water reduce strength, therefore all statements are correct। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेडिंग लिमिट ऑफ फाइन एग्रीगेट IS 383 के अकॉर्डिंग। सो क्या दे रखा है, IS 383 डिफाइन ग्रेडिंग जोन्स, जोन सेकंड हैज़ नॉर्मल सेंट्स एंड देयर इज 3 ग्रेडिंग जोन्स, जोन 3 फाइनर देन जोन सेकंड। सही बात है। तो क्या पूछा है इसने, इनकरेक्ट पूछा है, तो कौन सा सही होगा आंसर, देयर इज़ 3 ग्रेडिंग जोन्स। अब बात करते हैं ग्रेडिंग जोन्स के बारे में। टोटल जोन्स होते हैं 4। जोन फर्स्ट जो होता है वो 15% से लेके 34% तक होता है जिसमें कोर से सेंड होती है, ठीक है। जोन सेकंड होता है वो 34% से 59% के बीच में होता है जिसमें नॉर्मल सेंड होती है। जोन थर्ड जो होता है वो 60 से लेके 79 तक होता है, वो फाइनल देन होती है जोन सेकंड। जोन फोर्थ होता है वो 80% से 100% होती है जो वेरी फाइन सोइल होती है। अब बात करते हैं पर्पज ऑफ जोइन का। तो जोन 1 जो होता है वो कंक्रीटिंग के लिए होता है, जोन 2 होता है वो कंक्रीटिंग के लिए होता है, जोन 3 भी प्लास्टरिंग के लिए होता है और जोन 4 रिजेक्टेड मार दिया जाता है। जोन 3 किसके लिए, प्लास्टरिंग के लिए, जोन सेकंड कंक्रीटिंग के लिए होता है। अब की कंसेप्ट की बात करते हैं ग्रेडिंग। साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीगेट अफेक्ट करता है क्या, पेस्ट रिक्वायरमेंट एंड वर्केबिलिटी।
सो इसका रिलेशंस क्या होता है, लोअर जोन नंबर कोर्सर सेंड होता है, हायर जोन नंबर फाइनल सेंड्स होता है। ठीक है, तो जोन IS383 इसमें 4 जोन होते हैं, 3 नहीं होते हैं। जोन सेकंड नॉर्मल सेंड होता है, जोन थर्ड फाइनल देन सेकंड होता है। अब बात करते हैं बोक कंपाउंड्स एंड OPC के बारे में। तो क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, आइडेंटिफाई कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ, स्लो हार्डनिंग, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। सो करेक्ट आंसर क्या होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट इसके अंदर करेक्ट आंसर होता है। सो बॉक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं OPC के, पहला आता है C3 जिसे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। C3H जो आता है उससे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं। C2 जो होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। C4A4 टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइड्स इनको बोला जाता है। आइडेंटिफाई कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ, स्लो हार्डनिंग, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो वो C2S के अंदर आता है। अब इंडिविजुअल कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, जो C3A होता है वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, ये क्विकेस्ट रिएक्शन होता है। इसके अंदर कोजेस फ्लैश सेटिंग होती हैं, यूज्ड इन ए क्विक सेटिंग सीमेंट में होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है वो 865 जूल पर कैलोरी होता है, ये हाईएस्ट होता है किसका, C3A का। क्या, हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्विक रिएक्शन देता है, क्विकेस्ट रिएक्शन देता है, कोजेस फ्लैश सेटिंग होती है। अब बात करते हैं C3S के बारे में, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के बारे में, जिसको बोला जाता है आल्सो कॉल्ड एलाइट्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ, सूटेबल फॉर कोल्ड वेदर, कॉन्क्रीट एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है 500 जूल्स। C2S की बात करते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट्स के बारे में। इसको वेलाइट भी बोला जाता है। ये रिएक्ट करता है स्लोली एंड गिव्स प्रोग्रेसिव लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ देता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है वो 260 जूल पर कैलोरी होता है। अब बात करते हैं C4AF के बारे में, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइड के बारे में, ऑल्सो कॉल्ड फेलाइट। दिस इज पूर सेमेंटिंग वैल्यू एंड कंट्रीब्यूट टू द लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है 420 जूल पर कैलोरी होता है। ठीक है, C3S के अंदर 260 जूल पर कैलोरी होता है। हाईएस्ट C3A के 865, C3S का देखो C3A के लिए कितना होता है 865, C3S के लिए कितना होता है 500, क्या, HOH हीट ऑफ हाइड्रेशन। एंड C2S के लिए कितना होता है 260 एंड C4AF के लिए कितना होता है 420। C2S क्या होता है, ये वेलाइट होता है, रिएक्ट स्लोली करता है, गिव प्रोग्रेसिव लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ देता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है इसका 260 जूल पर कैलोरी होता है। एंड टेट्रा एल्यूमिनोफेरेट की अगर बात करें तो ये फेलाइट होता है, पूर सीमेंटिंग वैल्यू देता है, कंट्रीब्यूट करता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ, और हीट ऑफ हाइड्रेशन ये होता है इसका। तो सबसे पहले रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करते हैं। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किस में होती है, C4AF, फिर C3A, फिर C3S एंड फिर C2S। अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है C3A, C3S, C4F एंड C2S। ठीक है, तो स्लो रिएक्शन, स्लो हीट, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ, हैंस करेक्ट आंसर डाई कैल्शियम सिलिकेट। C4AF, C3A, C3A, C3S, C2A। रेट ऑफ हाइड्रेशन ROH, HOH हीट ऑफ हाइड्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं कोल्ड वाटर कॉन्क्रीटिंग के बारे में। टेम्परेचर
8 और below which concreting is called cold water weathering, तो वो टेम्परेचर होता है 5 डिग्री। कोल्ड वेदर concreting define concrete done when atmosphere temperature is less than 5 डिग्री। सो इसकी क्या ज़रूरत है, नीड और इम्पोर्टेंस, इंश्योर प्रॉपर सेटिंग्स ऑफ द कॉन्क्रीट एंड अचीव डिजायर स्ट्रेंथ। सो स्पेशल कंसिड्रेशंस में और क्या टेक्निक होती है, यूज ऑफ हीटर्स, यूज ऑफ ब्लैंकेट्स, यूज ऑफ एडमिक्सचर्स, मेंटेन कॉन्क्रीट टेम्परेचर अबव मिनिमम थ्रेशोल्ड्स। दूसरा आता है क्योरिंग्स एंड प्रोटेक्शंस के बारे में। प्रॉपर क्योरिंग इज असेंशियल, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रीजिंग इज नेसेसरी, इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ एडिक्वेट स्ट्रेंथ ओवर द टाइम। सो फाइनल अंडरस्टैंडिंग क्या होगी इसके अंदर, कोल्ड वेदर जो कंडीशंस होती है वो टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री होता है, एक्स्ट्रा केयर रिक्वायरमेंट होती है फॉर टेम्परेचर कंट्रोल, क्यूरिंग एंड प्रोटेक्शन। सो करेक्शन क्या हो जाएगा इसमें, 5 डिग्री का। अब बात करते हैं स्टोन ड्रेसिंग। क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग वेयर ओनली एज ऑफ स्टोन ब्लॉक्स आर लेवल्ड यूजिंग हैमर। सो इसे बोलते हैं पिच ड्रेसिंग। पिच ड्रेसिंग क्या होती है, ओनली एज आर मेड लेवल यूजिंग हैमर्स, सुपर फ्लोस मास ऑन द फेस इज लेफ्ट इंटैक्ट। अदर टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग के बारे में बात करते हैं। हैमर ड्रेसिंग, लार्ज रेज्ड पोर्शंस आर ब्रोकन ऑफ, सरफेस बिकम समवॉट फ्लैट बट रफ, no sharp and irregular corners, provides comparatively even surface. Stones are squared, bed and vertical side dress up to the 8 to 10 centimeter. Ensure proper joint. Stones called hammer faced, quarry faced and rustic face. अब बात करते हैं चीजल ड्राफ्टिंग के बारे में। ड्राफ्ट्स ग्रुप मेड ऑन द ऑल फोर एज यूजिंग चीजल्स, excessive stones from center removed, used in plinth and corner of the buildings. Next आता है rough tool, edge first square using chisels and hammers. ग्रुप जो होता है 4 to 5 सेंटीमीटर विड्थ होता है, मेड पैरेलल ऑन सरफेस होता है। सो फाइनल अंडरस्टैंडिंग की बात की है, ओनली एज ड्रेसिंग प्लस हैमर जो होता है उसे पिच ड्रेसिंग बोला जाता है। फेस रिमेनिंग मोस्टली अनटच्ड होता है, सो हैंस करेक्ट आंसर क्या होगा, पिच ड्रेसिंग हो जाएगा। Only edge of stone block are leveled just by hammer, that is pitch dressing. अब बात करते हैं CPVC, CPVC और PVC के बारे में। CPVC और PVC के बारे में बात करते हैं। सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ CPVC दैट डिफर फ्रॉम PVC। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब कैसे होगा चेक करते हैं। CPVC क्या होता है, क्लोरिनेटेड पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है, ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ PVC होता है, हैज़ हायर क्लोरीन कंटेंट होता है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हायर हीट रेजिस्टेंस देन PVC होता है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है अप टू 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बात करते हैं PVC के बारे में। पॉलीवाइनिल क्लोराइड्स लोअर हीट रेजिस्टेंस कंपेयर टू तो CPVC होता है। सो टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या होता है यहाँ पर, अप टू होता है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। has higher scrap value because it is more common and easier to recycle, heavier than CPVC due to higher density। अब की डिफरेंस की बात करते हैं तो CPVC क्या होता है, बेटर हीट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, PVC क्या होता है, लोअर हीट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। अब इसकी फाइनल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। CPVC is modified for PVC with higher chloride content, this increase heat of resistance, so हैंस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्रूव्ड हीट ऑफ रेजिस्टेंस इसके अंदर आ जाएगा। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल सैंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछता है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ आर्टिफिशियल सैंड। सो आर्टिफिशियल सैंड इज मोर राउंडेड स्पेरिकल एज कम्पेयर टू द रिवर्स सैंड। आर्टिफिशियल सैंड इज मोर स्पेरिकल एज कम्पेयर टू द रिवर्स सैंड, जो गलत बात है। आर्टिफिशियल सैंड क्या होती है, ये मैन्युफैक्चर्ड या क्रस्ट सैंड होती हैं जो प्रोड्यूस्ड होती हैं इन कंट्रोल एनवायरनमेंट मेड बाय क्रशिंग रॉक्स एंड यूज इन कॉन्क्रीट एप्लीकेशंस।
अब इसके एक एक स्टेटमेंट की बात करते हैं। लेसर इम्प्योरिटीज़ देन रिवर, ये सही बात है। फ्री फ्रॉम सिल्ट होती हैं, क्ले ऑर्गेनिक मैटर होती हैं। अब बात करते हैं हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये ट्रू होती है ड्यू टू कंसिस्टेंट ग्रेडेशंस एंड शेप्स। अब बात करते हैं मोर राउंड स्पेरिकल, जो कि गलत होती है। आर्टिफिशियल सैंड होती है एंगुलर एंड रफ टेक्सचर होता है, और रिवर सैंड जो होती है वो नेचुरली राउंडेड पार्टिकल होता है। तो हायर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ड्यू टू बेटर पार्टिकल शेप एंड ग्रेडेशंस। सो की कंपैरिजन क्या होती है, आर्टिफिशियल सैंड जो होती है एंगुलर और रफ होती है, रिवर सैंड होती है राउंड और स्मूथ होती है। आर्टिफिशियल सैंड इज़ नॉट राउंड, इट इज़ एंगुलर ड्यू टू क्रशिंग प्रोसेस। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट मोर राउंड होगा। आर्टिफिशियल सैंड इज मोर राउंड एज कम्पेयर टू द रिवर। आर्टिफिशियल सैंड तो एंगुलर होती है ना। अब बात करते हैं एसिड रिफ्रैक्टरीज एंड सेरेमिक्स मटेरियल्स के बारे में। आइडेंटिफाई द विच इज़ नॉट ए चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूज्ड इन एसिड रिफ्रैक्टरीज और सेरेमिक मटेरियल्स। तो उसमें आ जाता है क्या, मैग्नीसाइट्स, जो वहाँ दे रखा था। सेरेमिक मटेरियल्स क्या होते हैं, मेड फ्रॉम क्ले एंड अदर रॉ मटेरियल्स, मोल्डेड एंड फायर एट हाई टेम्परेचर, जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हार्डनेस, रेजिस्टेंस टू बियर एंड हीट, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं। अब बात करते हैं एसिड रिफ्रैक्टरीज के बारे में। रेजिस्टेंस टू एसिडिक एनवायरनमेंट यूज्ड वेयर एक्सपोज्ड टू एसिड स्लैग्स, गैसेज एंड अदर एसिडिक सबस्टेंसेज। तो चीफ कंस्टिट्यूएंट क्या होता है इसमें, क्वार्ट्ज, सिलिका और जेनिस्टर्स होते हैं। अब बात करते हैं इसके इंडिविजुअल मटेरियल्स के बारे में। क्वार्ट्ज क्या होता है, ये कंपोजिट ऑफ होता है SiO2, हाई रेजिस्टेंस टू एसिड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसके अंदर, ठीक है। और जो सिलिका में क्या होता है, ये प्राइमरली कंपोनेंट इन एसिड रिफ्रैक्टरीज होती है, एक्सीलेंट थर्मल स्टेबिलिटी होती है, रेजिस्टेंस टू एसिड एनवायरनमेंट होता है। प्राइमरी कंपोनेंट इन एसिड रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक्सीलेंट थर्मल स्टेबिलिटी होती है, रेजिस्टेंस टू द एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। अब बात करते हैं गैनिस्टर्स के बारे में। ये हार्ड सिलिशियस रॉक होता है, कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट एंड क्ले होता है, और हाई रेजिस्टेंस टू एसिडिक कंडीशंस होते हैं। नॉट यूज्ड इन एसिडिक रिफ्रैक्टरीज, यूज्ड इन बेसिक रिफ्रैक्टरीज। रेजिस्टेंस टू एल्कलाइन एनवायरनमेंट होता है, जो कंपोज करता है MgCO3 को। अब इसकी फाइनल अंडरस्टैंडिंग की बात करें, जो एसिड रिफ्रैक्टरीज होती है उसमें क्वार्ट्ज, सिलिका और गैनिस्टर्स आता है। जो मैग्नेसाइट होती है इसकी बेसिक रिफ्रैक्टरी मटेरियल नहीं होती है, हेंस नॉट कंस्टिट्यूएंट एज ए मैग्नीसाइट्स। अब बात करते हैं सैंड फ्री फ्रॉम द साल्ट। वाई सैंड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन शुड बी फ्री ऑफ साल्ट्स। तो करेक्ट आंसर क्या होता है, साल्ट कैन कॉजेज एफ्लोरेंस लीडिंग टू द स्टेनिंग। तो कोर कंसेप्ट क्या होता है साल्ट इन सैंड के बारे में, इट इज़ प्रेजेंस ऑफ साल्ट इन कंस्ट्रक्शन सैंड इज हार्मफुल। सो मेन इशू क्या होता है इनका, एफ्लोरेसेंस होता है। अब बात करते हैं एफ्लोरेसेंस की डेफिनेशन के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ वाइट पाउडरी सबस्टेंस ऑन द सरफेस अकर इन कॉन्क्रीट, ब्रिक और स्टोन। कहाँ कॉन्क्रीट, ब्रिक और स्टोन में होता है, जिसके कॉजेज क्या होता है, ये वाटर सोल्यूबल साल्ट राइज टू द सरफेस होता है, वाटर इवापोरेट्स होता है, लीव साल्ट रिड्यूस होता है। इफेक्ट क्या होता है, ये अनसाइटली स्टेनिंग होता है एंड डिटोरिएशन ओवर द टाइम होता है। अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ द गिवन ऑप्शन के बारे में। तो साल्ट इनहेंस क्यूरिंग टाइम, इनकरेक्ट क्या करता है, इंटरफेरेंस विद हाइड्रेशन एंड इंटीग्रिटी, साल्ट अट्रैक्ट वाइल्ड लाइफ। सो इनकरेक्ट होता है, नो डायरेक्ट रिलेशन होता है। सॉल्ट कॉजेज इफ्लोरेसेंस, साल्ट माइग्रेट टू द सरफेस होता है, इवोपरेशन लीव टू रेसिड्यू होता है, कॉजेज स्टेनिंग एंड डिटोरिएशंस होता है। अब साल्ट की चेंज की बात करते हैं तो इनकरेक्ट क्या होता है, इसका मेन इशू जो होता है स्टेनिंग नॉट अगर चेंजेज होता है। अब इसकी फाइनल अंडरस्टैंडिंग समझते जो साल्ट्स होती हैं वो एफ्लोरेसेंस एंड वाइट डिपॉजिट होती है, लीड टू द स्टेनिंग प्लस डिटोरिएशंस होता है, इसलिए सैंड मस्ट भी साल्ट फ्री हो जाएगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ फाइबर्स के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वूल, जूट, एस्बेस्टोस आर क्लासिफाइड एज ए नेचुरल फाइबर्स।
ठीक है, तो कोर कंसेप्ट क्या बात करते हैं हम, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ गिवन फाइबर्स की बात करें तो क्या क्या आता है, वूल, उसका सोर्स होता है एनिमल्स, शीप और फ्लीस। टाइप जो होते हैं एनिमल बेस्ड नेचुरल फाइबर आता है। अब बात करते हैं जूट, ये इसका सोर्स होते हैं प्लांट, स्टेम ऑफ जूट प्लांट्स। इसका जो टाइप्स होता है प्लांट बेस्ड नेचुरल फाइबर होता है। अब आता है एस्बेस्टोस, इसका जो सोर्स होता है वो नेचुरली अकरिंग मिनरल्स होता है। प्रॉपर्टी फाइबरेशियस सिलिकेट मटेरियल मिनरल होती है, जिसका टाइप होता है मिनरल बेस्ड नेचुरल फाइबर्स। अब बात करते हैं अदर फाइबर कैटेगरीज के बारे में कि वो इनकरेक्ट क्यों है। सो अगर बात करते हैं मिनरल फाइबर, तो ये ड्राइव्ड फ्रॉम द मिनरल्स होते हैं, ओनली एस्बेस्टोस फिट नॉट वूल एंड जूट। दूसरी बात करते हैं एनिमल फाइबर्स के बारे में, ये ड्राइव्ड फ्रॉम द एनिमल होते हैं, ओनली वूल फिट नॉट जूट एंड एस्बेस्टोस। मैन मेड फाइबर जैसे सिंथेटिक केमिकल ओरिजिन्स, एग्जाम्पल नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, रायनॉन, वूल, जूट, एस्बेस्टोस आर नॉट मैन मेड। सो फाइनल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि जो वूल होता है एनिमल ओरिजिन होता है, जूट जो होता है प्लांट ओरिजिनल होता है, एस्बेस्टोस होता है मिनरल ओरिजिन होता है। सो ऑल बिलोंग्स टू द नेचुरल फाइबर्स। अब बात करते हैं डेवलपमेंट लेंथ इन आरसीसी बीम। यह टॉपिक ही नेक्स्ट अलग लेवल का हो गया, अलग लेवल का नहीं, आरसीसी का हो गया।